जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी अतुल महसूरी स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग हिंदी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो आज का सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि आपको पता है कि 10 नवंबर को जो है अतुल महसूरी स्कॉलरशिप का एक एग्जाम हो चुका है। बाकी एक एग्जाम आपका 17 नवंबर को होने वाला है। जिन विद्यार्थियों का जो 17 नवंबर का पेपर है उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं उसी प्रश्न को लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो 10 नवंबर के जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं वहाँ वहाँ से मैंने प्रश्न लाया है। तो आप लोग को इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना और हर एक प्रश्न को सीखते हुए चलना, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आंसर आएगा तो आप लोग हर एक प्रश्न का जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आएगा, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। कहा गया 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला क्या कहलाता है? दीर्घायु कहलाता है, चिरायु कहलाता है, या शतायु कहलाता है, या अल्पायु कहलाता है? तो बताएंगे आप लोग। दीर्घायु जो ज्यादा 100 वर्ष जिए ना उससे बोलते हैं दीर्घायु बोलते हैं। जो कम वर्ष जिए उसे अल्पायु बोलते हैं। बाकी यहाँ पर शतायु हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, यानी कि आंसर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगर आप लोग यहाँ पर फर्स्ट का ऑप्शन सी बताए हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर जो है बताते रहेंगे। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आने वाला है। बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपसे कहा गया द्विज का अर्थ है, यानी कि द्विज का जो है अर्थ पूछा गया है। द्विज मतलब होता क्या है? जिसका जन्म जो है 2 बार हो। जैसे पक्षी, पक्षी का जन्म 2 बार होता है कि नहीं होता? बताएंगे आप लोग। होता है ना। पहले तो अंडा होता है, अंडे से भी चूजा बनता है तो उसे होता है। बाकी ब्राह्मण का भी जन्म जो है 2 बार होता है, यानी कि द्विज का अर्थ हो जाएगा ब्राह्मण। कैसे हुआ? पहले तो पैदा हुआ तो ब्राह्मण रहेगा, बाकी जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो भी ब्राह्मण हो जाएगा ना। यानी कि देखेंगे इसका भी जन्म 2 बार हुआ है, ब्राह्मण हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है। बाकी पशु गलत है, सिंह भी गलत है, क्षत्रिय भी गलत हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या होगा भाई? तो आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बताइए। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आएगा आपके सामने। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। कहा गया सही उत्तर का विकल्प का चयन करके उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पर कहा गया एक वाक्य लिखा गया है, इस वाक्य को आपको शुद्ध करना है। कहा है कि मैं स्वामी जी का दर्शन करूंगा। इसको जो है वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप क्या होगा भाई? तो पहले ऑप्शन में अगर आप लोग देखेंगे, अगर आपको ऑप्शन गलत करना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, मैं दर्शन करूंगा स्वामी जी का। ये तो जो है सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। और देखेंगे स्वामी जी के दर्शन करूंगा मैं, ये तो गलत हो जाएगा ना। मैं को लास्ट में कर दिया इसलिए गलत हो जाएगा। और देखेंगे सी ऑप्शन लिखा दिखाई दे रहा है, दर्शन स्वामी जी के करूंगा मैं, ये तो भी गलत हो जाएगा ना। बिल्कुल लिखा गया मैं स्वामी जी के दर्शन करूंगा, जो कि बिल्कुल सही लिखा है भाई। आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा आपका डी सही आंसर है। तो ऐसे आपको गलत करना है, ऑप्शन आपको गलत करना है ना, तभी हो पाएगा, आप लोग सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आप लोग ऑप्शन भी गलत करते हुए चलेंगे, जो आंसर लास्ट में बचेगा वही आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर आएगा आपके सामने 4। बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा। कहा गया अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग है भाई? अनादर में जो शब्द है इसमें पूछा गया कौन सा उपसर्ग है। अब देखिए आपके एग्जाम में जो है एक पूछा गया था अनुचर में कौन सा उपसर्ग है। तो अनुचर में आप लोग नहीं बता पाएंगे। अनुचर में हमारा अनु उपसर्ग है ना, बिल्कुल जो है अनु उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो मूल शब्द के पहले आते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? जो मूल शब्द के पहले आते हैं। चर के आगे आएगा अनु, तो हो जाएगा अनु, क्या हो जाएगा? ये हमारा उपसर्ग हो गया। ऐसे देखिए यहाँ पर अनादर लिखा गया है, तो अनादर का पूछा गया है। अनादर का जो है उपसर्ग क्या होगा भाई? तो इसमें जो है अना क्या हो जाएगा? अन होगा ना, अना नहीं होगा। बहुत से विद्यार्थी यहाँ पर अना कर सकते हैं, अना प्लस दर कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ये वाला बिल्कुल गलत है। आपको अन उपसर्ग जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर। तो ऐसे आपको बताना है कि अनादर हो, देखिए ना, देखेंगे अन प्लस आदर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि बात करते हैं तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर हो जाएगा। ना तो अनु तो नहीं होगा, ना तो आ होगा, ना तो बड़ा आ होगा, ये गलत हो जाएगा भाई। बाकी देखो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर क्या 5।
और बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा भाई? अपव्यय में उपसर्ग लगा है। क्योंकि जो है आपके एग्ज़ाम में उपसर्ग से ही ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। 3 प्रश्न जो है उपसर्ग से पूछे गए थे 10 में से 3 प्रश्न। तो इम्पोर्टेंट है ना उपसर्ग? उपसर्ग करना पड़ेगा भाई। अपव्यय में पूछा गया कौन-सा उपसर्ग है? तो अपव्यय में अगर आप लोग देखेंगे क्या लिखा गया है? अपव्यय लिखा गया है। अपव्यय लिखा गया है, इसमें पूछा गया कौन-सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा गया है, तो व्यय हो जाएगा ना। व्यय में अगर देखेंगे उपसर्ग आप लोग अप जोड़ देंगे तो हो जाएगा अपव्यय, जो कि यहाँ पर अप क्या है? अप एक उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी सही आंसर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही आंसर। तो ऐसे आप लोग को करना है, बिल्कुल कर लेंगे। बहुत से विद्यार्थी जल्दीबाजी में उप लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा आपका। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा 5 नंबर हो चुका ना, 6 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? यानी कि निर्जन में पूछा गया, यानी कि यहाँ पर जो निर्जन लिखा गया है इसमें पूछा गया कौन सा उपसर्ग हुआ। अब यहाँ पर आप लोग गलती कर सकते हैं, बहुत से विद्यार्थी निर लगा देंगे या नी लगा देंगे, जो कि आपका आप लोगों का गलत हो जाएगा। निर्जन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? निर होगा, निर हो जाएगा प्लस जन हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? जन हो जाएगा। यानी कि कौन-सा उपसर्ग लगा है, तो बताएँगे आप लोग निर उपसर्ग लगा है, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। बहुत से विद्यार्थी ये वाला निर लगा देंगे, कहेंगे मेरा सही है। तो निर जो रहेगा यहाँ पर ए वाला रहेगा, यानी कि निर में जो रहेगा आधा रहेगा, जो कि ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न क्या बताएँगे, अगले प्रश्न का क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका आपके सामने। कहा गया उपदेश, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी कि उपदेश में जो है कौन-सा उपसर्ग लगा है? उ लगा है या आ लगा है या अप लगा है कि अन लगा है? तो बिल्कुल आप लोग देखते ही लगा देंगे, उप हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? उप उपसर्ग लगा है, यानी कि आंसर सी हो जाएगा सही आंसर। तो ऐसे आप लोग बता नहीं पाएँगे, बिल्कुल बता लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी देखो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 8, और बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? अधिग्रहण शब्द में कौन-सा उपसर्ग लगा भाई? क्योंकि जो है 10 में से 3 प्रश्न, 10 में से 3 प्रश्न जो है आपके उपसर्ग से हैं, इसलिए आने की संभावना है, फिर भी 17 नवंबर के एग्ज़ाम में आने की संभावना है कि इसमें भी जो है उपसर्ग पूछ ले, क्योंकि 3 प्रश्न 10 में से पूछे गए हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इसको माना गया है। तो यहाँ पर देखेंगे अधिग्रहण कहा गया है, अधिग्रहण शब्द में उपसर्ग कौन-सा उपसर्ग है? तो अधि में देखेंगे अधिग्रहण हमारा लिखा गया है, तो अधिग्रहण लिखा गया, तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं, इसमें जो हो जाएगा हमारा अधि उपसर्ग हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ग्रहण हो जाएगा भाई, यानी कि अधि उपसर्ग हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो ऐसे आपको बताना है, तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं, यानी कि आंसर भी हो जाएगा। अच्छा जल्दी से आप लोग बता देंगे प्रत्येक में कौन-सा समास होगा? प्रत्येक में समास नहीं, प्रत्येक में मैं आपसे पूछ लूँ, प्रत्येक में जो है कौन-सा उपसर्ग लगा है? तो प्रत्येक की बात करेंगे, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा प्लस एक हो जाएगा, हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें कौन-सा उपसर्ग लगा है? इसमें जो हमारा उपसर्ग लगा है, उपसर्ग क्या हो जाएगा भाई? उपसर्ग हमारा हो जाएगा प्रत्येक में प्रति उपसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रति जो है उपसर्ग हो जाएगा। तो इसको भी जो है आप लोग तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी देखो अगला प्रश्न आया क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, और बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? अध्यक्ष शब्द में कौन-सा प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी कि अध्यक्ष में जो है कौन-सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अध्यक्ष की बात करते हैं, तो अध्यक्ष में कभी-कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाता है, जिसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। जैसे मैं आपसे कहूँ प्रतिध्वनि में, तो बिल्कुल आप लोग बता देंगे प्रतिध्वनि में कहूँ, इसमें जो है कौन-सा उपसर्ग है, तो बता देंगे प्रति उपसर्ग है। अनुरोध में मैं कहूँ क्या बता कौन-सा बताएँगे? अनुरोध में दिखा देंगे तो अनु उपसर्ग बता देंगे आप लोग, अनु है। लेकिन बहुत से शब्द ऐसे होते हैं, जिनका जो है आपको देखने से नहीं पता चलेगा। इसको आप लोग अलग-अलग करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे तभी पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए अध्यक्ष लिखा गया ना, तो इसमें हो जाएगा अधि हो जाएगा प्लस सी एच अच हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अच हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा अधि जो है उपसर्ग हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। यानी कि 9 नंबर का बी जो है आपका सही आंसर है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है। बताएँगे सप्तऋषि का समास विग्रह क्या होगा? सप्तऋषि यानी कि 7 क्या हो जाएगा भाई? सप्तऋषि का समास विग्रह क्या होगा? ऋषियों का समारोह गलत हो जाएगा, समाहार
तो हो जाएगा क्या हो जाएगा 7 ऋषियों का समूह जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका बी सही आंसर हो जाएगा, बी लगाएँगे। अच्छा आप बताएँगे सप्तऋषि में जो है कौन-सा समास है? सप्तऋषि में जो है कौन-सा समास है? तो आप बताएँगे इसमें जो हमारा द्विगु समास है, कौन-सा समास है? द्विगु जो है, द्विगु समास है, तो इसको भी जो है आप याद रखेंगे। सप्तऋषि यानी कि 7 ऋषियों, तो 7 आया है ना, 7 किसमें आता है? 7 जो है गिनती में आता है, तो गिनती हो जाएगा आपका द्विगु हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे गा से गिनती होता है ना, गिनती और गा से जो है देखेंगे यहाँ पर गु है ना, तो ये भी हमारा गिनती हो जाएगा, तो ऐसे याद कर लेंगे। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 11 और बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का जो है सही आंसर क्या होगा भाई? तो यहाँ पर कहा गया सुख-दुःख में समास है। सुख और दुःख में जो है कौन-सा समास है? एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में समास से पूछा गया था, वो पूछा गया था त्रिवेणी। त्रिवेणी में जो है कौन-सा समास है? बिल्कुल देखेंगे त्रिवेणी, देखेंगे 3 हो जाएगा ना 3, 3 नदियों का समूह यानी कि देखिए 3 हो जाएगा, 3 आएगा गिनती, यानी कि हमारा हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास। तो ऐसे तो आपको बताना रहेगा। देखिए यहाँ पर देखिए सुख और दुःख क्या हो जाएगा? इसको अगर आप लोग समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? सुख और दुःख है। सुख और जो है दुःख हो जाएगा। किसमें आता और किसमें आता भाई? और आता हमारा द्वंद्व समास में। किसमें आता है? और तो आता हमारा द्वंद्व समास में, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। रुपया पैसा हो जाएगा, लाभ-हानि हो जाएगा। तो इन सब में जो है हमारा क्या आता है? द्वंद्व समास आता है, याद कर लेंगे आप लोग। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पंचवटी में कौन-सा समास होगा? पंचवटी कहा गया है, इसमें जो है कौन-सा समास होगा? तो आप लोग बताएँगे पंचवटी यानी कि 5, तो 5 आया ना, तो 5 गिनती आया, तो गिनती वाले हो जाते हैं हमारे द्वंद्व समास। क्या होते हैं? गिनती वाले द्वंद्व नहीं होते हैं, गिनती वाले जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? गिनती वाले तो द्विगु होते हैं ना, यानी कि देखेंगे तो 12 नंबर का ए हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? 12 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि गिनती वाले क्या होते हैं? गिनती वाले द्विगु समास होते हैं। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आपके सामने आएगा क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 और बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? नौका शब्द का सही पर्यायवाची शब्द है, क्योंकि पर्यायवाची से तो प्रश्न आए हुए थे क्या? बिल्कुल जो आए थे। मीन का पूछा गया है। मीन किसका पर्यायवाची? तो मीन जो होता है मछली का पर्यायवाची होता है ना, बिल्कुल ईज़ी था। और मत्स्य होता है, मत्स्य, मत्स्य भी मछली का होता है। और देखेंगे तो क्या होता है? मकर होता है, मकर भी मछली का पर्यायवाची है। तो इन सबको आप लोग देख लेंगे। लेकिन नौका शब्द का सही पर्यायवाची कौन-सा होगा? नौका मतलब होता है नाव, क्या होता है? नाव, और नाव का तरी होता है ना, बिल्कुल तरी होता है, तरड़ी होता है, और देखेंगे तो हमारा बेड़ा होता है। और इनको देख लेंगे, इन सबको आप लोग याद कर लेंगे। यानी कि आपका हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 तो हो चुका और 14 नंबर का प्रश्न जल्दी से आप लोग बताओ क्या होगा? 14 नंबर का प्रश्न मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग बताएँ क्या हो जाएगा? मृत्तिका शब्द का तद्भव रूप है, यानी कि इसका जो है तद्भव रूप क्या होगा? मृत्तिका, इसका जो है तद्भव रूप क्या होगा? मृत्तिका जो है इसका तद्भव क्या होगा? भूमि होगा या मुख होगा या मिट्टी होगा या मित्र होगा? तो मित्र तो नहीं होगा, तो आप लोग बताएँगे यहाँ से हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आने वाला आपके सामने क्या है? 15 नंबर का प्रश्न, और बताओ वालों 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी कि कौन-सा वर्तनी जो है बिल्कुल शुद्ध है? पूजनीय पूछा गया, तो यहाँ पर उज्ज्वल में पूछूँ, तो उज्ज्वल जो है आपका सी जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। तो ऐसे आप लोग बताएँगे। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा 15 हो गया ना, 16 नंबर का प्रश्न है और बताओ क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? जो आँखों के सामने ना हो, जो आँखों के सामने ना हो उसे परोक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? परोक्ष कहते हैं। और जो आँखों के सामने हो, क्या हो? जो आँखों के कैसे हो? आँखों के जो है सामने हो, के सामने हो, सामने जो है उसे क्या कहते हैं? हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं। तो दोनों को आप लोग देख लेंगे। जो आँखों के सामने ना हो उसे परोक्ष कहते हैं और जो आँखों के सामने हो उसे जो है प्रत्यक्ष कहते हैं। तो दोनों आप लोग देख लेंगे और दोनों को याद रख लेंगे, क्योंकि दोनों जो है पूछा जा चुका है। बाकी देखो 16 नंबर तो हो चुका ना, 17 नंबर का प्रश्न आ चुका। 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? जंगल में लगने वाली आग, जो जंगल में लगती है उससे क्या कहते हैं? उसे दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं, याद कर लेंगे आप लोग। बाकी देखो जेठराल कहते हैं किसमें? पेट में लगने वाली है, पेट में लगने वाली आग, लगने वाली आग को हम लोग क्या कहते हैं?
बताएँगे आप लोग जठरा नल कहते हैं, याद कर लेंगे। और बड़वा नल किसे कहते हैं? समुद्र में यानी कि जल में लगने वाली आग को बड़वा नल कहते हैं, इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 और बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? स्थावर का विपरीतार्थक शब्द है, यानी कि स्थावर का जो है विलोम शब्द क्या होगा? आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था किसका? पूछा गया था अनिवार्य का। अनिवार्य का पूछा गया था, अनिवार्य का विलोम क्या होगा? तो अनिवार्य का विलोम जो है वैकल्पिक होता है। बाकी यहाँ पर बताएँ क्या हो जाएगा इसका? स्थावर क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर जंगम हो जाएगा ना, यानी कि आंसर हो जाएगा सी सही आंसर। तो जो है आज मैंने 18 क्वेश्चन कराया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन 18 प्रश्न को आप लोग तैयार कर लेंगे। इस फॉर्मेट में जितने प्रश्न आएँगे मैं कराता रहूँगा आपको, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी आज की क्लास में इतना ही। आज जो है आप लोग बताएँगे 18 में से जो है 18 में से आपका स्कोर कितना रहा? और अभी तक आप लोगों ने अपने दोस्त के पास शेयर नहीं किया है, जिनका एग्ज़ाम जो है 17 नवंबर का है। तो आप लोग शेयर भी कर देंगे और जल्दी से लाइक भी कर देंगे। बाकी आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।